10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? अफसरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम हुई है सरकार। शादी का जिक्र किया है आपने, अब तक शादी क्यों नहीं की? चुनाव जीतने की ट्रिक क्या है, हमको भी बता दीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीता जाता है, सच्चाई क्या है? अनुराग शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं या मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है? माफिया जब विपक्ष में होते हैं तो कार्रवाई होती है, जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं, माफिया फिर से वही काम करने लगते हैं। जो पास है वो खास है। यस, बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करेंगे तो उनमें से मायावती जी भी का बड़ा अच्छा रहा है। अनुराग शर्मा जी की जो लड़ाई है वो सीधी इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य जी से है। नशा नहीं कर पाते थे जब आप गांव में निकलती थी, तो ये सब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। आपको हम लोग कहाँ देखेंगे? एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में, एक विधायक के रूप में, या इससे आगे? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर जनपद में। चुनावी चर्चा में आज की हमारी मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री रुचिका राजा बुंदेला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए और जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का चुनाव आ गया है, क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी? तैयारियां तो जोर तोड़ से हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जोश है। हर एक कार्यकर्ता, आप छोटे स्तर से देख लें तो एक हायरार्की सिस्टम है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, कि पन्ना प्रमुख से लेके हमारे प्रधान प्रमुख तक तो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और बड़े जोश से काम करते हैं। तो बहुत तैयारियां, तो एक उत्साह है, उत्सव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी को बनाया है। अनुराग शर्मा जी की जो लड़ाई है वो सीधी इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य जी से है, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव आसानी से निकल जाएगा या फंसेगा? नहीं, चुनाव तो निश्चित तौर पर आसानी से ही निकलेगा, लेकिन प्रदीप जैन जी भी मिनिस्टर रहे हैं, उनकी एक अपनी अच्छी कार्यशैली रही होगी, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन अब जो दौर है, अब जो समय है, ये कांग्रेस का या गठबंधन का समय नहीं है। गठबंधन तो पहले भी फेल हुआ है, अब फेल ही होगा, ये बात तो तय है। तो कहीं कोई फंसने की बात नहीं, निश्चित तौर पर जीत है ही, और 400 पार तो हम करेंगे ही करेंगे। दो पूर्व सांसद एक साथ हैं, चंद्रपाल यादव जी, प्रदीप जैन जी, एक साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। तो इतनी आसान डगर नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि जो हमारी कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, जो नीति और या उनकी जो विचारधारा है, उसको अब जनता जान चुकी है। जो आम जनता है वो बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम करती है। वो आम जनता के लिए काम करती है, देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। तो अब जिसने नहीं किया, वो 2 सांसद आ जाएं या 4 सांसद आ जाएं, वो बात वही हो रही ना कि गठबंधन वाली बात। तो गठबंधन या 4 सांसद मिलके भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके लिए बहुत कठिन डगर है, हमारे लिए तो आसान है। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किया है कि जब आप गांव में जाते हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी, तो जब हम महिलाओं से कोई प्रश्न करते थे तो वो शर्मा के अपने एक आड़ में, ओट में चली जाती थी। लेकिन आज जो परिदृश्य है महिलाओं को लेके, कि वो अपने आसानी से अपना नाम बताती हैं, अपने गांव का नाम बताती हैं, बैंकों में बैंक सखी के रूप में काम करी, तो जब उनको रोज़गार मिला है तो वो घर से बाहर निकली हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी नारी शक्ति अधिनियम के तहत उनको 33% का रिजर्वेशन है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग बड़े बेफिक्र हैं अब। तो बहुत कुछ किया है, धीरे धीरे आर्थिक संबलता भी दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महिलाओं में निश्चित आया है। जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है आपकी सरकार में। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानूंगी कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करते करते, कहते हैं ना, जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती ना तो बुलबुला उठता है, एक बड़ा उसका शोर होता है। तो जब किसी ख़राब चीज़ को हम ख़त्म करते, तो जब वो आखिरी समय आता है तो बड़ा उसका वो उठता है, तो वो ख़त्म की कगार पे है। तो भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है, काम हो ही रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहे होते देश में, या योजनाओं को लाभान्वित नहीं कर रहे होते लोगों के लिए, तो हम कह सकते थे कि भ्रष्टाचार है। पर योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उनका पैसा उन तक पहुंच रहा है। अगर 2000 रुपये किसान तक पहुंच रहा है तो वो पहुंच ही रहा है। आपको याद हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि
कि 1 रुपये चलता है वो 15 पैसे पहुंचता है, पर यहाँ तो 2000 अगर किसान के खाते में डल रहा है या 6000 साल का डल रहा है तो 6000 पूरा साल का ही, मतलब 6 का 6 ही डल रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि 4000 डल रहा है या 2000 डल रहा है। तो पूरा पैसा अगर जनता तक पहुँच रहा है तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ है? अफसरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम हुई है सरकार। या आप ये कह सकते हैं, इसको मैं इस तरह से बोलूं कि अफसरों ने काम करना शुरू किया है तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं, वो अपनी कार्यशैली को उन्होंने बदला है। जैसा हमारे प्रधान सेवक चाहते हैं कि लोगों की सेवा के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काम करे, तो शायद उन्होंने अपनी कार्यशैली को और स्ट्रॉन्ग किया है या स्ट्रिक्ट किया है। इस वजह से लोगों को फिर लगता है कि बेलगाम हो रहे होंगे ऑफिसर्स। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और ललितपुर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ जनपद है। यहाँ पे पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, महिलाएं भी काम करने जाती हैं। कोरोना के समय में देखा गया कि लाखों की संख्या में लोग लौट के आए घर पे। तो इस पलायन को भारतीय जनता पार्टी कैसे क्यों नहीं रोक पा रही है? ये मैं ऐसा कहती हूँ कि बहुत सालों का, कहते ना कि बहुत सालों का खराब काम, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% खराब काम था, लेकिन 80% खराब काम प्लस भ्रष्टाचार प्लस घोटाले। अब इतने 60 सालों का जब हम उसको ठीक करेंगे या उसको सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो समय लगेगा। अभी हमको, हमारी पार्टी को सिर्फ 10 साल हुए हैं। और पलायन की जो आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब 2019 में मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ जी से हुई थी, तब मिशन शक्ति के अंतर्गत हुई थी, तब मैं, आप देखेंगे उस वीडियो की क्लिपिंग देखेंगे तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मातृशक्ति को, जो गृह लक्ष्मी है, उसको घर में रोक लीजिए। अगर वो घर में रुक गई, और वो घर में कैसे रुकेगी? जब उसको आप रोजगार देंगे, उनको आर्थिक संबलता देंगे, उनको एक आत्मविश्वास देंगे। तो अगर वो घर में रुक जाती है, उनके घर के पुरुष बाहर चले जाते हैं, काम करके आ जाएंगे, पर महिला अगर घर में ठहर जाती है तो बहुत समृद्धि आएगी। वो रुकेंगी, बच्चे घर में रहेंगे, तो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत भारी परसेंटेज में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इतनी फ्री एजुकेशन दे रही है, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ कर रही है। कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने विद्यालयों को बहुत अच्छा किया। मैंने खुद कराया अपने विद्यालय में जब मैं प्रधान थी, टाइलिंग, डेस्क, टेबल, सब कुछ। तो पलायन अब धीरे धीरे कम होगा। जैसे स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को, ललितपुर छोटे से जनपद में 7500 समूह हैं, तो अगर हम एक समूह में 10 महिलाओं को भी माने तो काफ़ी महिलाओं की संख्या ललितपुर जनपद में आज रोजगार में है। वालिनी को आपने सुना होगा, तो वालिनी से भी रोजगार मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सुधार आएगा और एक ड्रास्टिक चेंज तो डेफिनेटली आया, एक बड़ा बदलाव तो आया है। जब आप लोगों से रोजगार की बात होती है तो आप मजदूरी को भी रोजगार गिनाने लगते हैं। मजदूरी रोजगार है ना, क्यों नहीं है? मजदूरी, आप देखिए, मजदूरी किसको कहेंगे? मेरी खुशी अगर इस काम को करने में है, मैं उस काम को अगर खुशी से कह रही हूँ, तो आपके लिए, वो लोगों को देखने के लिए वो मजदूरी हो सकती है, पर मेरे लिए वो जीवन यापन का एक जरिया है। मेरी जो क्षमता होगी उसी से मैं आर्थिक उपार्जन कर पाऊँगी। तो मैं अपनी क्षमताओं को, अगर मेरी क्षमता है कि मैं आज मजदूरी करके 300 रुपये कमा पाऊँगी, तो मैं वही काम करूँगी। मैं टीचर बन के तो नहीं कर पाऊँगी। कांग्रेस कह रही है 30 लाख पद रिक्त हैं, प्रत्येक विभाग में कहीं ना कहीं पद रिक्त हैं, सरकार इनको क्यों नहीं भर पा रही है? और बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं तो उनको सजाएं भी मिल रही हैं, उनको दिक्कतें भी आ रही हैं। उनको शायद अभी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम्स थे या पुलिस डिपार्टमेंट के जो हुए थे पेपर्स, उसमें उनको पकड़ा भी गया, उनको रोका भी गया योगी सरकार। 4 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन लाखों की संख्या में एक सिस्टम है। हाँ, ये परेशान हुए, बिल्कुल हुए। दोबारा फिर से एग्ज़ाम भी होगा, तो उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरकार उस पर एक्शन लेगी। इन बिटवीन शायद चुनाव आ गया, बीच में चुनाव आ गया, इसलिए उस बात को थोड़ा सा स्लो हो गया होगा प्रोसेस, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा तो ज़रूर इस बात पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। रही बात नौकरियों की, तो सरकार अभी शायद 65 से 70 हज़ार उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की थी, ये योगी सरकार में ही हुआ है। आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियां तो है ही। तो रुचिका जी ललितपुर की बेटी हैं, राजनीति में कैसे आई? सुना है सबसे पहले प्रधान बनी, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई है, जॉब कर रही थी, अचानक से प्रधान बनी, कैसे ये सब हुआ? कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा होता है वो कोई उसको हटा नहीं सकता।
मैं अपने पैतृक गांव में जाती रहती हूँ, वहाँ पे मंदिर है हमारा छोटा सा। तो चुनावी माहौल था, नवंबर की बात है। तो जब हमारे बहुत सारे प्रत्याशी, हमारे पिताजी पुराने समय से, हमारे परिवार को पदवी है एक दीमान साहब की, तो मेरे पिताजी वहाँ बैठे थे, बहुत सारे हमारे गांव के सब परिवार के लोग बैठे थे। तो वो उनसे चर्चा कर रहे थे कि आप किसी एक प्रत्याशी को खड़ा करिए। तो सब बड़ा चर्चा चल रही थी, मैं बीच में पहुँची और मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक में कि मैं कभी कुछ करूँगी जीवन में आप लोगों के लिए। तो उस बात को उन्होंने पकड़ा और चूँकि मैं डर भी गई, ये बोल के मैं डर भी गई, क्योंकि जब 50 लोग घर आ गए दूसरे दिन कि नहीं अब लड़ेंगी तो यही, और हम सब कोई भी प्रत्याशी हमारे गांव से नहीं खड़ा हुआ था मेरे अगेंस्ट, और मैं ये बोल के मैं चली भी गई। मैं जॉब में थी, मैं बाहर चली गई फिर से भोपाल, अपना जॉब कंटिन्यू करने लगी। उन लोगों ने पर्चा तैयार करा लिया, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट कराई, और वो ज़िद करा कि नहीं अब करना है। जबकि मेरे पिताजी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि मुझे इस फील्ड में आना नहीं चाहिए, और मैं चुनाव वगैरह मतलब कभी सोच भी नहीं सकती। कहते ना नाइटमेयर में ही, बुरा सपना भी नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगी। लेकिन क्या अब वो ऐसा एक ईश्वर ने एक बदलाव लाया जीवन में, तो जब आ गए हैं तो फिर करेंगे। तो फिर प्रधानी लड़ी और जीती भी काफ़ी अच्छी वोटों से। मेरे गांव वालों ने, मेरी पंचायत वालों ने बहुत जब मदद तक प्रधान रही, मैंने ऐसा सुना है आपकी ग्राम पंचायत में लोग कहीं ना कहीं ताश नहीं खेल पाते थे, नशा नहीं कर पाते थे। जब आप गांव में निकलती थी तो ये सब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाता था। जी, मैंने अपने परिवार को, वैसे महिला जब प्रधान बनती है तो उसका प्रतिनिधि काम करता है। मेरे परिवार के साथ ये शर्त थी कि काम मैं ही करूँगी, काम मैं ही करूँगी और रहूँगी भी वहीं। क्योंकि हमारा घर उधर, हम लोग 2 जगह से विस्थापित है परिवार हमारा, तो घर बहुत अच्छा नहीं था हम लोग का। लेकिन हम लोग बिना लाइट के, बिना पंखे के हम लोगों ने वहाँ रहना शुरू किया। मेरे माता पिता मेरे साथ रहने लगे। मतलब ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं वहाँ रह के ही काम करूँगी। तो जब आपको काम करना है तो फिर मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मुझे उसको छोड़ के आना पड़ा। एक अच्छे पैकेज पे थी, तो कई लोगों ने मुझे उसके लिए बेवकूफ़ भी समझा कि एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा अमाउंट आप कमा रहे हो, उसको छोड़ के आ रहे हो। कि मैंने कहा नहीं, अगर आप इस फील्ड में आ गए हो ना तो आप 2 नाव पे सवार होकर नहीं चल सकते। तो मैं छोड़ के आई, वहाँ रही। तो ये तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि वहाँ कोई भी व्यक्ति ताश नहीं खेल सकता था, उस पर 1100 का जुर्माना था, और जो ताश के पैसे रहते थे वो पंचायत के कामों में लगते थे। शराब की बिक्री बहुत हद तक कम हो गई थी, किसी हद तक बहुत कम हुई थी, और जितने भी कुछ ऐसे काम होते, लड़ाई झगड़े, हम लोग वहीं पंचायत में बैठ के निपटा लेते थे। क्योंकि वहाँ पे इतना पिछड़ा था, आप यकीन माने कि वहाँ पे गांव में अब जब शाम को जाते थे तो एक नेगेटिव एनर्जी लगती थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, बिल्कुल नीरस सा लगता था वो गांव। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों की मदद से, प्रशासनिक मदद से, योजनाओं की मदद से मैं कुछ काम कर पाई अपने लोगों के लिए। प्रधान रहते हुए आपको सरकार ने सम्मानित भी किया है। जी, हमारी उस समय सांसद भी थी शायद, केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने, मैंने ओपन डेफिकेशन फ्री किया था अपना गांव, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। कल्याणपुरा में प्रोग्राम हुआ था। और फिर दूसरा, मैं अपने जीवन का अचीवमेंट मानूं या उपलब्धि यही मानूंगी कि योगी जी के वहाँ से मैं चयनित हुई, और पूरे उत्तर प्रदेश में 5 प्रधान थे, उसमें से मैं एक ललितपुर से चयनित हुई थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पहले से राजनीतिक रही है। जी, मेरे बब्बाजू साहब, मेरे दादाजी कांग्रेस से रहे, अच्छे वक्ता थे, और शायद उनका ही आशीर्वाद है। वो हमेशा मुझे बोलते थे, मैं आप सबके सामने बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ना मत बेटा। उनको शादी की भी चिंता लगी रहती कि अगर बहुत पढ़ोगी तो वैसा लड़का नहीं मिलेगा। तो हम लोग बड़े उनको मजाक में बड़ा हंसते थे। लेकिन उनका एक आशीर्वाद था, उनका एक अलग सा एक्स्ट्रा मेरे पे बहुत लाड़ रहता था, प्यार रहता था। वो भी थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई में मुझे, मतलब मम्मी को बोलते थे इसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद राजा बुंदेला जी, श्री राजा बुंदेला जी अभी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो मेरे चाचा जी हैं, पापा जी से छोटे हैं, और उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मैंने उनको ही फ़ोन करके पूछा कि गांव के लोग मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं प्रधानी का, तो बोले लड़ो, ये सौभाग्य है कि लोग आपको बोल रहे हैं आगे से कि आप लड़िए। तो है, थोड़ा सा तो है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है। शादी का जिक्र किया है आपने, अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी ये कहावत भी है, कहते भी हैं बड़े लोग कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, और ये कॉमन लोग हैं जिनकी जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई हैं। मैं शायद एक्स्ट्रा स्पेशल रही होंगी, भगवान की कृपा ऐसी रही है कि शायद मुझे किसी और काम के लिए जन्म लिया हो, मैंने किसी और सेवा के लिए या देश सेवा के लिए, जो भी आप बोलें,
तो उसमें मुझे कोई इसका कोई वो नहीं है कि शादी क्यों नहीं हुई। ईश्वर ने, कहते ना कि जोड़ियाँ बनती हैं, बनी होगी तो ठीक है, नहीं बनी होगी तो कोई ऐसा परेशानी तो। भविष्य में आपको हम लोग कहाँ देखेंगे, एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में, एक विधायक के रूप में, या इससे आगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जब मैं जॉब करती थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उल्टा अपने पैतृक गांव आऊँगी, वहाँ से चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि ये मतलब एक ऐसा परिवर्तन था जीवन का कि जो कभी प्लान नहीं किया था। हम लोग कहते हैं ना हम आगे ये बढ़ेंगे, जैसे मैं जॉब में थी तो ये मैनेजर बनूंगी, वो बनूंगी, ऐसा हम लोग सोच लेते थे। जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ कि एक परिवर्तन आया जीवन में, तब से मैंने प्लान करना छोड़ दिया। मेरे एक सीनियर थे, वो हमेशा बोलते थे कि वर्क स्पीक्स, काम बोलता है। तो कहीं भी रहना, किसी भी फील्ड में आपका काम बोलना चाहिए। तो जब मेरा काम बोलेगा तो आप लोग भी देखेंगे और हमारी पार्टी भी देखेगी कि मेरा काम कितना बोलता है और मैं कहाँ किस लायक हूँ, कितनी सक्षम हूँ, वो हमारे पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ आगे। पार्टी आपकी मेहनत देख रही है, आप महामंत्री हैं, बेहतर महामंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन आपकी भी तो कोई महत्वाकांक्षा होगी। महत्वाकांक्षाएं तो देखिए, मैं बोलती हूँ मेरी काम की महत्वाकांक्षा है। अगर मुझे किसी काम के लिए चुना जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया होगा तब मैं वहाँ पहुँची हूँ। जैसे मुझे अभी चुनाव प्रबंधन समिति में महिला प्रमुख बनाया गया, तो ललितपुर ज़िले से मैं हूँ, मतलब पूरा लोकसभा में। तो ये कहीं ना कहीं वो पार्टी देख रही है और मैं इस बात में और एक यकीन करती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप सीखेंगे। आज मुझे बूथ की नॉलेज है, आज मुझे पन्ना प्रमुख की नॉलेज है, आज हमारे ललितपुर में कितने बूथ हैं, कितने शक्ति केंद्र हैं। तो जब आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हो तब आप ज़्यादा सफल होते हो। तो महत्वाकांक्षा तो यही है कि बस बहुत अच्छी तरह काम करूं। जीतने की, चुनाव जीतने की ट्रिक क्या है, हमको भी बता दीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे योजना बनाई जाती है, कैसे योजना बनाती हैं आप? मैंने तो प्रधानी का चुनाव ही लड़ा है और बड़े, तो मैं तो ये बोलूँगी, मुझे तो मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे दादाजी ने, बाजू साहब ने, मेरे पापा ने जो काम किए, मेरे दादाजी के बारे में कहावत थी कि ट्रक भर के गेहूँ आता था और वो पूरे रास्ते बांटते जाते थे, मंडी आते आते 10 बोरे बचते थे। तो उनका जो पुण्य प्रताप है, या मेरे माता पिता का जो पुण्य प्रताप है, उसका मैं, वही उनका ही फल है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करती, उनका आशीर्वाद है, उनके संस्कार है, बस यही बना रहा है और मैं बहुत अच्छी तरह काम कर सकती। कोई ट्रिक नहीं होती। पब्लिक इतनी स्मार्ट है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कोई ट्रिक नहीं चलती उनके सामने। आप उनके सामने पहुंचेंगे, ऐसा ट्रांसपेरेंसी उनकी इतनी होती कि वो आपके सामने रख देंगे कि आप ये। तो आप, कोई ट्रिक नहीं है। अब वो ट्रिक खत्म हो गया क्योंकि पारदर्शिता बहुत आ गई। नहीं, ट्रिक तो है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब वो कहते थे कि 300 रुपये का सिलेंडर बहुत महंगा था, अब वही सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है। तो ट्रिक है, लोगों को पसंद आता है, 1100 का है, और आप लोग बता देते हैं कि नहीं ये ठीक है। नहीं, ठीक इसलिए है कि समय का बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें और भी हम उनको प्रोवाइड कराएं, तो धीरे धीरे हर चीज़ महंगी हुई है, समय के साथ साथ महंगी हुई है। हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं। जब ज़रूरतें बढ़ी, पहले क्या होता था कि अगर 100 परिवार हैं तो 10 परिवार में सिलेंडर होता था। आज 100 परिवार में तो 100 परिवार में 100 सिलेंडर हैं और एक एक एक्स्ट्रा भी है। तो ज़रूरतें जब बढ़ेंगी और हमारी संसाधन अगर सीमित होंगे तो फिर वो महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ेगी। जब अगर ज़रूरतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं इस देश की महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अब वो सारी चीज़ें इस देश से ख़त्म हो चुकी हैं कि मैं अबला हूँ, मैं कोई पर्दा प्रथा है या कुछ भी इस तरह का कोई भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, देश में काम योजनाएं इतनी हैं कि आप बाहर निकल के काम कर सकती हैं। तो अपने स्वाभिमान को, अपनी मान मर्यादा को, अपनी संस्कृति को बचाते हुए घर से बाहर निकलें, काम करें, देश सेवा करें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने घर परिवार को संभालते हुए बच्चियों की शिक्षा पे ध्यान दें। यही मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ। सच्चाई क्या है? अनुराग शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं या मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है? दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। मोदी जी लड़ें तो कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, अनुराग शर्मा लड़ें तो कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। लोग कहते हैं अनुराग शर्मा जी को पहचानते नहीं हैं गांव के लोग, ऐसा कहते हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि लोग, गांव के लोग हैं जो, वो अनुराग शर्मा जी को पहचानते नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं
कहीं ना कहीं वो अनुराग शर्मा जी से इन 5 वर्षों में मिल ही नहीं पाए। एक ऐसा आवरण था उनके चारों तरफ, उनको जैसे ही वो झांसी से ललितपुर आते थे तो उनको कुछ नेता घेर लेते थे और वो मूल कार्यकर्ताओं को नहीं मिलने देते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ता घेर लेते थे। कोई भी प्रोग्राम में अगर भैया आए हैं, माननीय अनुराग शर्मा जी आए हैं, तो मिलना तो हमारे लिए, मैं भी एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता ही हूँ भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग भी बहुत आसानी से मिलते हैं, ऐसा नहीं। और उनका जो मिलने का तरीका है, हमने भी बहुत लोगों से हम मिले हैं जीवन में, तो एक जो एटीट्यूड या जो एक जो पर्सनालिटी बोलती है, उनकी सरल है पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत एजुकेटेड है, एक मैनेजमेंट सिस्टम को संभालते आए अपने जीवन में, बचपन से एक मैनेजमेंट ग्रुप को संभाल रहे हैं, मतलब उस ग्रुप में रहे हैं और फिर उन्होंने उसको संभाला है, एक बागडोर संभाली है बड़ी। तो उनका जो, देखिए, नेता और एक मैनेजमेंट पर्सनालिटी में तो फ़र्क होगा। ये तो आप, अगर आप इस सिस्टम, मतलब राजनीति से अलग बात करें, तो वो एक मैनेजमेंट के पर्सनालिटी है, मतलब, और एक नेता जो नेतागिरी वाला होता है, तो वो पर्सनालिटी में तो डिफरेंस रहेगा। तो शर्मा जी को 10 में से कितने अंक देंगे? मैं 10 में से उनको 10 अंक दूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। देखिए, नाली बनवाना, सड़कें बनवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट उससे अपर अगर हम बात करें तो मेडिकल है, कॉरिडोर है, बीडीए है, एयरपोर्ट है, ऐसे जो बड़े काम जो हमारे लिए चाहिए थे, क्योंकि अब जब मेडिकल आएगा या ये बल्क फार्मा जो आएगा, इससे रोज़गार का बहुत, जो आप पलायन की जब बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे एक पलायन के एक परसेंटेज में बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत अंतर आएगा निश्चित तौर पर। माफिया जब विपक्ष में होते हैं तो कार्रवाई होती है, जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं, माफिया फिर से वही काम करने लगते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस बात से इसलिए हाँ, मतलब मानूंगी नहीं कि चाहे वो बीजेपी में हो या किसी भी अदर पार्टी में हो, कार्रवाई तो हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। अब वो कार्रवाई हो रही है और वो बीजेपी में आ जाएं, ये बात अलग है। मतलब कार्रवाई तो हुई है ना, अगर वो बीजेपी में तब भी कार्रवाई, उस अगर कोई केस है तो ऐसा थोड़ी कि बीजेपी में आ गए तो उन पे वो केस हट गया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबसे अच्छी योजना कौन सी है? सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मैं इसलिए आपको बोलूँगी, इसमें कोई वो नहीं बोली। आप देखिए, चाहे वो दैनिक जीवन से संबंधित योजना हो, चाहे धार्मिक हो, स्पिरिचुअल लाइफ से संबंधित हो। दैनिक जीवन से मेरा मतलब है कि आप सुबह से देखिए, शौचालय, उज्ज्वला गैस। मैं शौचालय की बात इसलिए कर रही हूँ कि देश का प्रधानमंत्री ये सोचता है कि शौचालय होना चाहिए। क्या घर का मुखिया नहीं सोच सकता था कि शौचालय होना चाहिए? मैं अपने गांव में जब मैंने शौचालय बनाई, मेरे गांव में 4 शौचालय थी टोटल, एक मेरे घर में, एक पंचायत मित्र के घर में और एक दो और, 421 शौचालय मैंने बनाए। तो आप यकीन मानेंगे, 14-15 साल की बच्चियाँ आके मुझे थैंक यू बोलती थी। वो मुझे प्यार से जी साहब बोलती हैं, बोली जी साहब थैंक यू आपने बनाया। कि बारिश में हमको दिक्कत होती थी, हमको रात में कभी तकलीफ़ होती थी तो बहुत परेशान। तो जो उस जनता की तकलीफ़ को समझ के योजना बनाई जाए, या कोई भी योजना हो, चाहे आपका आयुष्मान देख लीजिए, अब तो और उन्होंने 70 साल के से ऊपर के लोगों को 5 लाख का इलाज फ्री कर दिया कि अगर वो बुज़ुर्ग हैं तो हर किसी भी तबके का हो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई ऐसी योजना नहीं है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बुज़ुर्ग लोग हों, किसान हों, कोई भी हो, महिलाएं हों, सबके लिए सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। अब हम बुंदेली दस्तक का एक फ्री फायर राउंड शुरू करते हैं। फ्री फायर राउंड में हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपकी नज़र में अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। वर्तमान में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है भारत में? सीएम योगी। मध्य प्रदेश भी है बगल में। नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ की बात करूँगी। सीएम योगी जो पास है वो खास है। यस, बिल्कुल। योगी जी का कोई सामने नहीं, मतलब कोई उनका। आपकी नज़र में मायावती जी क्या? एक अच्छी सशक्त नेता रही अपने समय में, थोड़ा सा एक सिस्टम से वो हट गई, नहीं तो एक महिला, अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो उन्होंने एक अच्छी राजनीति अपने जीवन में अच्छी राजनीति करी और अच्छी प्रशासनिक अधिकारियों पे उनका बड़ा कमांड रहता था, ऐसा मैंने पढ़ा भी है उनके बारे में। पार्टी का नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का उससे भी ज़्यादा है, लेकिन उनका भी रहा है, मतलब जो मैंने सुना है, मैं बड़ा इसमें सच बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, जो रही है। तो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करेंगे तो उनमें से मायावती जी भी का बड़ा अच्छा रहा है। अखिलेश यादव जी? तो वो उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। राहुल गांधी जी? गुड फॉर नथिंग।
कुछ नहीं। प्रियंका जी? सेम, कुछ नहीं। नाक दादी जैसी होने से कुछ नहीं होता, नाक दादी जैसी नहीं होने से कुछ नहीं होता है। जी। सबसे ज़्यादा किस महिला नेत्री से प्रभावित रही हैं अपने जीवन में? सुषमा स्वराज जी से। मुझे पता नहीं, बड़ी इच्छा थी मन में, चूँकि वो अब नहीं है, दिवंगत हैं, कि मैं उनसे कभी अपने जीवन में मिल पाती हूँ। वर्तमान में सबसे अच्छी नेत्री कौन है भारतीय जनता पार्टी में? नेत्री बोले या मैनेजमेंट, या जो अपने काम को जिस तरीके से पब्लिक के सामने रखती हैं, मुझे निर्मला सीतारमण बहुत अच्छी लगती है। आपकी पार्टी में सबसे ईमानदार नेता कौन है? माननीय योगी जी। योगी जी। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रुचिका राजा बुंदेला जी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।